हरे कृष्णा दोस्तों। तो आज हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 6 इंट्रोडक्शन वाला पार्ट लेके आए हैं, जो कि है लाइंस एंड एंगल। तो ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट जो है जरूर देखिए, और जरूर देखना, सीधा एक्सरसाइज को मत चले जाना, एक्सरसाइज मत जाना, क्योंकि ये जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट जो है ना, इसके अंदर मैं कह रहा हूं कि आपका 80% अगर ये आपको समझ में आ गया, समझा तो मैं दूंगा ही, अगर और अच्छे से क्लियर होगी, सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं, तो आपका 80% चैप्टर यहीं पर ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और कहीं पर और किसी वीडियो पर जाने की जरूरत नहीं है, कहीं पर जाने की जरूरत नहीं। ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देखिए, सारी चीज समझा दूंगा, बट कोई भी चीज स्किप मत करना। ठीक है, वीडियो को पूरा देखना। ठीक है, तो लाइंस एंड एंगल स्टार्ट करते हैं। लाइंस एंड एंगल स्टार्ट करने से पहले मुझे पहले पता होना चाहिए कि लाइन एक्चुअल में होती क्या है। तो लाइन क्या होती है एक्चुअल में, मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी है, और इसको मैंने एक एरो लगाया इस तरीके से, और इसका एरो लगाया मैंने एक इस तरीके से। इसका मतलब क्या है कि ये एरो का मतलब क्या है कि ये लाइन जो है, अभी इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं आया, और ये मूव ऐसे करती जा रही है, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे मूव करती जा रही है, और कहां तक करेगी? ये करेगी इनफाइनाइट तक, ये मूव करती ही रहेगी, करती ही रहेगी और करती रहेगी। अगर इसको मैं बैकवर्ड में देखूं, तो बैकवर्ड में भी कोई एंड पॉइंट नहीं है इसका, और ये भी ऐसे ही मूव करती जा रही है। तो ना ही इसका एंड पॉइंट है और ना ही इसका स्टार्टिंग वाला पॉइंट है। ये दोनों तरफ से ही मूव कर रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी मूव करती जा रही है, और कहां तक करेगी? इनफाइनाइट तक मूव करती रहेगी, करती रहेगी, करती रहेगी। तो उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? लाइन कहते हैं। और इसको अगर मेरे को लिखना है मैथ्स की टर्म में, तो मैं लिखूंगा ए, यहां पर मैं इसका नाम देता हूं ए, और लिख देता हूं यहां पर बी। ठीक है, तो ए बी लाइन दे दिया मैंने, तो इसको मेरे को इस तरीके से लिखना होता है ए, और मेरे को इस तरीके से दोनों तरफ से क्या एक एरो बनाना पड़ता है, ताकि ये दिखा सके कि ये दोनों तरफ से मूव कर रहा है। अब नेक्स्ट पॉइंट है लाइन सेगमेंट। ये लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट एक, इस लाइन सेगमेंट जो होता है वो लाइन का ही एक पार्ट होता है। ठीक है, इसका मैं नाम देता हूं पी और वाई देता हूं, चलो पी एंड वाई। तो ये पी एंड वाई क्या है? इसी का ही कोई पार्ट है। ठीक है, या फिर कोई भी लाइन है उसका एक पार्ट ले लिया है, ठीक है, उसे हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। तो इसका एक एंड पॉइंट भी है और स्टार्टिंग पॉइंट भी है। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट में एंड पॉइंट भी मिलेगा और स्टार्टिंग पॉइंट भी मिलेगा। तो इसको अगर लिखना है तो हमारे को कैसे लिखेंगे? पी वाई, और ये इस तरीके से, ये यहां पर एंड पॉइंट भी आएगा इसका, इस तरीके से हमारे को लाइन सेगमेंट लिखना है। अब ये रे 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 क्या होती है? रे का एक स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है, स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है, लेकिन ये जो इनफाइनाइट तक ये चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है। ये एरो एरो बनाया है, तो मतलब क्या है? ये आगे मूव करता है, मतलब एक पॉइंट है, इसके अगर बैकवर्ड नहीं जा सकती है, ये बैकवर्ड नहीं जा सकती है ये। ठीक है, तो ये बैकवर्ड नहीं जा रही है और ये आगे तक मूव करता ही जा रहा है, करता जा रहा है, तो इसको हम कहते हैं रे कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल दूं, अगर आपका मोबाइल है, मोबाइल से ही आप वीडियो देख रहे हैं या फिर, ठीक है, तो मोबाइल से देख रहे हो, तो आप उसकी टॉर्च ऑन करेंगे, तो टॉर्च ऑन करेंगे तो क्या होता है कि उसका टॉर्च ऑन करने के इसके बाद वो पीछे तो नहीं जाएगी, वो आगे की ही तरफ मूव करेगी। तो ठीक है, मूव करने के बाद तो क्या है वो, उसको हम क्या बोलेंगे? रे बोलेंगे। पीछे की तरफ तो नहीं जा सकती है, कैमरा को पार तो नहीं करेगी पीछे से, वो आगे की तरफ मूव करेगी। तो वो जो जा रही है उसे हम कहते हैं रे कहते हैं। तो उसका एक पॉइंट है, लेकिन आगे वो इनफाइनाइट तक चलती जाएगी। ये डॉट 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 मतलब क्या है? इनफाइनाइट तक मूव करती रहेगी। और इसको किस तरीके से लिखेंगे हम? इसको मैं लिख देता हूं एक्स, और यहां पर लिख देते हैं हम वाई लिख देते हैं। तो ये एक्स और वाई, और ये इस तरीके से लिखते हैं, क्योंकि इसका एक यहाँ पर एक एंड पॉइंट है यहाँ पर, और इसके बाद एक एरो लगाया गया, और ये एरो का मतलब क्या है कि आगे तक मूव करता ही जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट, कोलिनियर पॉइंट जो होते हैं वैसे पॉइंट, वो पॉइंट जो कि एक लाइन पहले बना दिया जाए फिर समझाते हैं। वैसे पॉइंट जैसे यहां पर लिख दिया मैंने ए, यहां लिख दिया बी, यहां लिख दिया सी लिख दिया, या और यहां लिख दिया डी। तो वो पॉइंट्स जो कि एक ही लाइन के अंदर आ रहे हैं, वो पॉइंट जो कि एक ही लाइन के अंदर एक स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं, उसे हम कहते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, तो ए बी सी डी ये सारे पॉइंट्स क्या है? कोलिनियर पॉइंट्स है, एक ही स्ट्रेट लाइन पर ये आ जा रहे हैं। ठीक है, स्ट्रेट लाइन लाइन है तो ये एरो बनाना पड़ेगा, स्ट्रेट लाइन पर ये आ जा रहे हैं, तो वो जो पॉइंट्स होते हैं हम उनको क्या देते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, उसके बाद कुछ नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होंगे? तो नॉन कोलिनियर, मैंने एक पॉइंट स्ट्रेट लाइन बनाई, चलो स्ट्रेट लाइन बना दी, ठीक है, और इधर मैंने लिख दिया ए, इधर लिख दिया बी, इधर लिख दिया सी। देखिए ए पॉइंट ये रहा, बी पॉइंट ये रहा, सी पॉइंट, ये तीनों ये दोनों तो सेम लाइन पर आ रहे हैं, बट ये सी जो है वो सेम लाइन पर पॉइंट नहीं आ रहा है, ये अलग है। ठीक है, तो ये कहीं पर भी बना दो, आपको जरूरत नहीं कहीं भी, यहां पर बना दो, यहां बना दो, कहीं पर भी
ऐसा पॉइंट जो कि एक लाइन पर नहीं आ रहे हैं वो पॉइंट्स, तो उन पॉइंट्स को हम क्या देते हैं, को लीनियर पॉइंट्स कह देते हैं। ठीक है, ठीक है। और बाकी के कुछ जो टॉपिक्स हैं या फिर कुछ पॉइंट्स हैं जो सीखने हैं हम, वो नेक्स्ट पेज पे क्लियर करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है एंगल। अभी एंगल क्या होते हैं, अगर मैंने कोई भी रे, एक स्ट्रेट रे लिखी, ये मैंने बनाई है, एक रे बनाई है और एक और रे मैंने बना दी है इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से मैंने एक और रे बना दी है। तो ये जो दो रे का कॉम्बिनेशन बनके इन्होंने एक बीच में यहां पर एक ये बना दिया है, हमारा एक एंगल बना दिया है। तो जब दो लाइन कुछ इस तरीके से कंबाइन हो, ठीक है, तो क्या बनाएंगी, वो एंगल्स बनाएंगी। अभी किसी भी तरीके से कंबाइन हो सकती है, और ये किसी भी तरीके से कंबाइन होने से की वजह से हमने इसके टाइप्स भी हमने यहां पर लिखे हैं। ये मैं इसको आपको अभी थोड़ी देर में समझाऊंगा। ठीक है, तो अगर मेरे को एंगल लिखना है कि ये एंगल जो है वो किस तरीके से लिखा जाए, तो इस एंगल को क्या लिखेंगे, मैंने यहां पर नाम दे दिया इसका ए बी और ये सी। ये हमारा एक एंगल बन रहा है, और इसको लिखते कैसे हैं, इस तरीके से हम यहां पर, इस तरीके से हमारे को लिखना है, ए यहां पर ए और ये बी और यहां पर सी। अच्छा, ये लिखने का भी तरीका किस तरीके से होता है, देखिए यहां पर एंगल मेरा किस किस पॉइंट पे बन रहा है, मेरा बी पॉइंट पे बन रहा है। तो मुझे जो पॉइंट जो लेके आना है बी पॉइंट, वो हमेशा बीच में ही लेके आना है। ठीक है, तो ए बी और सी बीच में लेके आना, बी हमारा क्या होना चाहिए, बीच में होना चाहिए। और अगर मैं लिख देता हूं किस तरीके से, सी बी ए, ये भी हमारा करेक्ट है, क्योंकि मैंने जो लिखा है वो बी को अभी भी बीच में लिखा है, तो ये मेरा करेक्ट है, ये मेरा करेक्ट है। इस तरीके से लिखेंगे आप तो बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन अगर मेरे को बी के बारे में ही बात करनी है और मैंने लिख दिया है क्या, मैंने लिख दिया है, लेट्स सी, मैंने लिख दिया है बी ए सी, इस तरीके से मैंने बनाया बी ए सी। तो ये मेरे को बी के बारे में बात करनी थी, बट मैंने बीच में क्या लेके आ गया हूं, ए को लेके आ गया हूं, तो यहां पर कोई एंगल नहीं बन रहा है। तो ये जो लिखने का तरीका है, ये लिखने का तरीका रॉन्ग हो जाएगा। तो जिस भी एंगल के बारे में आपको बोलना है, बताना है, तो उसको हमारे को सेंटर में ही लिखना है। ठीक है, वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, चाहे सी बी ए लिखूं, चाहे ए बी सी लिखूं, बोथ आर करेक्ट। बट मैंने अगर उसको बीच में नहीं लिखा है तो ये मेरा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ये तो चलो लिखने की बात रही। तो एंगल हमारे कुछ इस तरीके से होता है। अब एंगल को कुछ टाइप्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, और ये टाइप्स को डिवाइड किस बेसिस पे कराया गया है, उनके एंगल्स के बेसिस पे कराया गया है। देखिए क्या होता है कि पहले तो क्या है, राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है, राइट एंगल में बना के दिखाता हूं कि ये स्ट्रेट लाइन या रे बोलूंगा इसको, स्ट्रेट ड्रॉ, यहां पर एक, यहां पर मैं लिख देता हूं ए बी और सी। तो ये जो एंगल बन रहा है हमारा ए बी सी, ये कितने डिग्री का बन रहा है हमारा, 90 डिग्री का। तो कोई भी एंगल, अगर मैं यहां पर लिखूं एंगल ए बी सी, अगर वो 90 डिग्री है तो वो कौन सा कहलाएगा, राइट एंगल कहलाएगा। ठीक है, तो राइट एंगल किसके इक्वल होता है, 90 डिग्री की। बेसिक चीजें हैं, आपने पढ़ रखी हैं, बट फिर भी एक बार रिवाइज कर लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा आगे के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टाइप जो है वो एक्यूट एंगल। अभी एक्यूट एंगल क्या होते हैं, एक्यूट एंगल में कुछ इस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, इसका नाम देते हैं ए बी सी। तो वो एंगल जो कि, इसको किस तरीके से लिखे, जो कि 0 डिग्री, यहां पर लिखता हूं मैं, 0 डिग्री से तो बड़े, 0 डिग्री से तो बड़े हैं एंगल। मैं लिख देता हूं यहां पर ए बी सी। ये जो एंगल बी है उस बी के बारे में बता रहा हूं मैं। ठीक है, ये एंगल बी जो है वो 0 डिग्री से तो बड़ा है, लेकिन छोटा है किससे, 90 डिग्री से। समझ में आ रहा है ये क्या लिखा है मैंने, ये ए बी सी के बारे में, मतलब एंगल बी के बारे में बात कर रहा हूं मैं। अब ये एंगल बी जो है वो 0 से तो ग्रेटर है, लेकिन 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो उस एंगल को मैं कह देता हूं क्या, एक्यूट एंगल। यहां तक क्लियर हुई, वाली बात क्लियर हुई, 0 से ग्रेटर 90 से छोटे, कोई भी एंगल जो होगा वो होगा एक्यूट एंगल में काउंट किया जाएगा। अब ऑब्ट्यूज एंगल में क्या होगा, अब ऑब्ट्यूज में कुछ इस तरीके से बना देते हैं हम। यहां पर नाम देता हूं मैं ए बी और सी ही देता हूं, मैं एक ही नाम दे रहा हूं ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। अब ये नंबर, ये एंगल जो होगा, इसको मैं अगर लिखूं तो ये 90 डिग्री, देखो 90 डिग्री वैसे यहां पर आता है, ऐसा होता है, तो 90 डिग्री से मेरे को पता लग रहा है कि ग्रेटर ही है। तो 90 डिग्री से तो ग्रेटर हो कौन सा एंगल, ये ए बी सी, ए बी सी 90 डिग्री से तो ग्रेटर हो, लेकिन स्मॉल होना चाहिए कुछ से 180। अभी ये 180 कैसे बनेगा वो भी बताएंगे अभी। तो ये आपको रखना है कि क्या याद रखना है कि 90 डिग्री से तो बड़ा होना चाहिए, ठीक है, बट स्मॉल होना चाहिए 180 से, 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, अब लाइन है तो इसको कुछ इस तरीके से एरो भी बना दो, लाइन है ना ये,
या फिर रे बोलूं, रे है तो ये रे बोला जाए, रे, क्योंकि यहां से एंड पॉइंट है इसका और एंड पॉइंट से फिर ये मूव कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, रे ही कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद स्ट्रेट, स्ट्रेट एंगल कौन सा होगा। अब मैंने एक सीधी लाइन बना दी है, अब ये सीधी लाइन बनाने के बाद, ठीक है, यहां पर मैंने एक पॉइंट रख दिया और यहां पर मैंने लिख दिया ए है, ये बी है और यहां पर लिख दिया सी। तो ये पूरा देखिए यहां से, अगर मैं यहां से सी से स्टार्ट करता हूं, सी से देखिए बिल्कुल ये एंगल जो कहलाएगा वो हो जाएगा 180। तो मैं बोल देता हूं 180, ये जो 180 के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो मैं लिख देता हूं ए बी सी जो है किसके इक्वल है, 180 के इक्वल है। तो ये वाला जो एंगल कहलाएगा, कौन सा एंगल कहलाएगा, स्ट्रेट एंगल कहलाया जाएगा। नेक्स्ट जो है एंगल है वो हमारा है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा, इस तरीके से मैं बना के दिखाता हूं, देखिए इसमें मैं फिर से ए बी सी, ठीक है। अब ये जो एंगल है, मेरे को यहां पर नहीं बनाना, तो ये यहां से लेके स्टार्ट करना है, ये इस तरीके से यहां पर। तो ये एंगल देखिए 180, यहां 180 इतना था, 180 से भी ग्रेटर है, तो मैं बोलूंगा कि ये एंगल जो होना चाहिए वो 180 से तो ग्रेटर होना चाहिए। ठीक है, 180 से तो ग्रेटर होना चाहिए, मैं यहां पर लिख देता हूं। ठीक है, एंगल ए बी और सी, और जो स्मॉल होना चाहिए, और जो स्मॉल होना चाहिए किससे, किससे, 360 से स्मॉल होना चाहिए, 360 से स्मॉल होना चाहिए। तो ये रिफ्लेक्स एंगल 180 से तो ग्रेटर होंगे, देखिए 180 से तो बहुत ग्रेटर है, बट स्मॉल होना चाहिए 360 से। अच्छा, एक और एंगल है, मैं यहां पर मेरे को जगह नहीं बची है तो मैं यहीं पे लिख देता हूं। ठीक है, एक एंगल होता है जो होता है कौन सा, कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल यहां पर लिख देता हूं मैं। ठीक है, कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल जो होते हैं वो होते हैं कंप्लीट एंगल, कंप्लीट। इसमें क्या है कि एक लाइन में बनाना है तो मैं किस तरीके से बनाऊंगा इसको, यहां पर एक डॉट रखा, एक लाइन ऐसे जा रही है और एक और लाइन इसके ऊपर जा रही है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का है, वो बनेगा, तो मैं यहां पर मैं ए बी सी लिख ही दूं, या फिर बोला जाए कि जो एंगल जो होगा वो होगा 360 डिग्री के इक्वल होगा। तो मैं बोलता हूं 360 के क्या होगा, अगर इक्वल होगा तो वो क्या कहलाया जाएगा, सी। मतलब एक जो लाइन है वो दोबारा से ऐसे पूरी कंप्लीट मूव करके दोबारा इसी साइड पे, तो ये वाला जो एंगल कहलाएगा वो किसके इक्वल होगा, 360 के। मतलब यहीं से स्टार्ट हुआ, फिर यहीं पर ही नेक्स्ट पॉइंट जो दूसरी लाइन पे आई वो भी यहीं पर ही आई, तो वो जो है 360 के इक्वल है, और इस एंगल को हम कहते हैं कौन सा, कंप्लीट एंगल कहते हैं। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया ना। ठीक है, तो नेक्स्ट जो पॉइंट्स है वो नेक्स्ट आगे क्लियर करते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक, उसमें है एक आता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, एक होता है सप्लीमेंट्री एंगल और एक होता है एडिसेंट एंगल। अभी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, देखिए एक मैं एंगल बनाता हूं, ये इसका नाम लिख देते हैं ए बी और ये सी, ये दिख नहीं रहा है ए, ठीक है ए। अच्छा, ये मेरे को बताओ एक कौन सा एंगल से रिलेट कर रहा है, अभी थोड़ा सा पीछे पड़ के आए थे हम, ये हो रहा है हमारा 90 डिग्री, क्या है हमारा 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री हो रहा है ना, ये 90 डिग्री है, और इसमें मैंने एक और रे ऐड कर दिया, मान लो एक और रे ऐड कर लेते हैं। ठीक है, ऐड कर लेते हैं एक और रे, जो कि है इस तरीके से कर लेते हैं, चलो इस तरीके से। ठीक है, अब इसका नाम देता हूं मैं डी देता हूं। ठीक है, और इसमें अब ये मेरे दो एंगल बन जाएंगे, एक तो मेरा ये यहां पर मैंने लिख दिया एक एंगल ए, और यहां पर ये वाला एंगल हो गया मेरा बी। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ये मैंने क्यों करा, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल समझाने के लिए मैंने करा, अगर मैं ए, ये एंगल ए जो बन रहा है और ये एंगल बी जो बन रहा है, अगर मैं इनका सम करता हूं ए प्लस बी, इन दोनों को अगर मैं प्लस करता हूं तो ये किसके इक्वल होगा, ये किसके इक्वल होगा, किसके इक्वल, 90 डिग्री के इक्वल अगर हो जाता है कोई भी, या फिर मैं अगर इसका नाम भी लिख देता हूं कि अगर मैंने मान लो मैंने लेट से लिख दिया है कि ए की जो वैल्यू है वो है 50। ठीक है, मान लेते हैं एक बार कि ए की वैल्यू है 50 और बी की वैल्यू जो है यहाँ पर वो जो एंगल है वो है 40 डिग्री, तो जो आंसर आएगा वो किसके इक्वल आएगा, वो 90 डिग्री। तो वो दो एंगल जिनका सम किसके इक्वल आ जाए, 90 डिग्री के इक्वल आ जाए, उसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो दो एंगलों के सम को हम कहते हैं, और दो एंगलों के सम को जो कि इक्वल होगा 90 डिग्री, उनको हम कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। नेक्स्ट जो है एक मैंने लाइन ड्रॉ करता हूं, एक लाइन ड्रॉ करी है। ठीक है, और लाइन ड्रॉ करने के बाद यहां पर मैंने इनका पॉइंट लिख दिया ए बी एंड सी, और ये एक एंगल बना है, ये एंगल बताना कौन सा होगा, अभी जस्ट समझाया था। ठीक है, तो ये एंगल जो होगा वो होगा किसके इक्वल, 180 के इक्वल। तो यहां पर भी, और यहां पर मैंने एक लाइन ड्रॉ करी है, मान लो ऐसे कर दिया मैंने। ठीक है,
और इसका नाम दे देता हूं मैं इस एंगल, और यहाँ पर मैं इसका नाम देता हूँ क्या, डी देता हूँ, डी। ठीक है, डी दे दिया है। ठीक है, और देने के बाद क्या करा है मैंने, यहाँ पर मैंने एक एंगल मैंने लिख दिया यहाँ पर ए, और एंगल ये लिख दिया मैंने बी। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या है कि एंगल इसमें एंगल जो है, एंगल ए प्लस एंगल बी जो है वो किसके इक्वल कर दिया, हो जाएगा किसके इक्वल हो जाएगा, इन दोनों को प्लस करूंगा तो किसके इक्वल आएगा, वो 180 डिग्री के इक्वल आएगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनता है कितने का बनता है, कितने का बनता है, 180 डिग्री का बनता है। ठीक है, ठीक है, तो a प्लस बी करके हमारा क्या आ जाए, 180 डिग्री आ जाए, तो वो कौन से एंगल कहलाए जाएंगे, सप्लीमेंट्री एंगल। तो मैं एक एग्जांपल देता हूं, तो a की वैल्यू मैं लिख देता हूं, मान लो 60 है, a की वैल्यू क्या है 60 है, a का डिग्री जो है वो 60 है, और b की जो है वो 120 है। तो इन दोनों को अगर प्लस करेंगे तो किसके इक्वल ही आएगा, वो 180 डिग्री के इक्वल आएगा। तो ये 60 और 120 मिलाकर क्या बनाएंगे, सप्लीमेंट्री एंगल बनाएंगे, जो कि किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। क्लियर हुआ? चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट जो है वो है कौन सा, एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट मतलब साथ साथ वाले, साथ साथ वाले मतलब क्या बोले, बिल्कुल बिल्कुल एक, जस्ट एक के बाद एक के बाद एक, मतलब एक क्यू है, क्यू मतलब एक लाइन है, लाइन में एक के बाद एक के बाद एक के बाद, ऐसा कोई बीच में स्किप नहीं होना चाहिए। जैसे एक क्यू है, ठीक है, इसमें एक पर्सन है, उसके बाद एक वाला, ये इसके एडजेसेंट है, ये इसके एडजेसेंट है, ये इसके एडजेसेंट है। ठीक है, ये समझाने लगा। अब एंगल में किस तरीके से बनाया जाएगा हमारा, देखिए एक ये मैंने स्ट्रेट लाइन बनाई है, और इसमें एक और लाइन ड्रॉ करी है, ए बी और ये सी, ये लाइन है। ठीक है, और ये रह जा रही है, इसका नाम कहते हैं डी लेते हैं। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पर एम, मतलब एम लिख दिया, और ये लिख दिया मैंने एन। तो ये एम जस्ट एन के बाद है, या फिर एन जस्ट एम के बाद है, तो ये दोनों क्या है, आपस में एडजेसेंट है। तो एडजेसेंट मतलब एक के बाद जस्ट एक, उसको हम कह देते हैं एडजेसेंट एंगल। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बाकी के जो टॉपिक है वो आगे क्लियर करते हैं। अब है इंटरसेक्टिंग और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, इंटरसेक्टिंग और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है, इंटरसेक्टिंग मतलब आपस में क्या कर रही होंगी, काट रही होंगी, सिंपल, दो लाइन जो है आपस में क्या कर रही है, काट रही है, तो उसको मैंने कह दिया है कौन सी है, वो इंटरसेक्टिंग लाइन है, इन्हें इंटरसेक्टिंग कहते हैं। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सी होंगी, जो कि आपस में नहीं काट रही होंगी। तो मतलब दो स्ट्रेट लाइन मैंने ऐसे बना दी, एक लाइन ये रही और एक लाइन ये रही, या फिर ऐसा हो सकता है एक लाइन ये रही और एक लाइन ऐसी। अब इसको आगे मैं मूव फॉरवर्ड करूंगा और बैकवर्ड करूंगा, और इसको भी आगे मूव फॉरवर्ड और बैकवर्ड करूंगा, तो ये लाइन कभी भी इनफाइनाइट तक मीट नहीं करेंगी। और सेम है यहाँ पर भी, अगर इनको भी फॉरवर्ड लेके जाके मूव कर रहा हूँ और इसको भी बैकवर्ड लेके जाके मूव कर रहा हूँ, तो ये कभी भी मूव नहीं करेंगे। या फिर एग्जाम्पल दूं तो इसका एग्जाम्पल लिया जाए तो रेलवे ट्रैक होते हैं ना, रेलवे ट्रैक कभी भी आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, नहीं करते हैं, सीधे सीधे मूव करते जाते हैं, मूव करते जाते हैं, तो उनको हम कहते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग। और इनका एक नाम होता है जो कि होता है पैरेलल, पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो वो लाइन जो कि आगे फॉरवर्ड करेंगे तो भी क्या मीट नहीं करेगी, और बैकवर्ड करेंगे तो भी मीट नहीं करेगी, तो उनको हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। और उनका नाम एक और दे रखा है जो कि होता है पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस। क्लियर हुआ? ठीक है, आगे की बातें आगे नेक्स्ट पेज पे हम क्लियर करेंगे। तो अब आता है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या होता है, पहले तो मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं और उसके ऊपर मैंने एक ड्रॉ करी है रे। ठीक है, और इसमें मेरा एक एंगल बन रहा है ए और एक एंगल बन रहा है मान लो बी है, दैट्स इट, बी मैंने उसको बना दिया है। तो वो एंगल जो कि एक स्ट्रेट लाइन पर बन रहे हैं, सबसे पहले लीनियर पेयर तो एक तो स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, और स्ट्रेट लाइन पर एक एंगल कितने बनने चाहिए, ओनली दो बन रहे हैं, ये दो बन रहे हैं। अब ये एंगल जो दो बन रहे हैं, अब इन दोनों को अगर मैं प्लस करता हूं, एंगल ए को और एंगल बी को अगर मैं हम प्लस करते हैं, तो किसके इक्वल आना चाहिए, 180 डिग्री के इक्वल आना चाहिए। तो ये एंगल ए और एंगल बी को अगर प्लस करेंगे तो किसके इक्वल आना चाहिए, 180 डिग्री के इक्वल आने चाहिए। और ये दोनों आपस में क्या है, एडजेसेंट एंगल भी है, मतलब ए के जस्ट बाद ही क्या है, एंगल बी, एडजेसेंट एंगल भी जस्ट पढ़ के आए थे हम, तो एडजेसेंट एंगल भी है, देखिए एडजेसेंट एंगल और ये एडजेसेंट एंगल दोनों को सम करके, इनके एंगलों को सम करके, इनके एंगल को सम करके किसकी इक्वल आ जाए, 180 डिग्री के इक्वल आ जाता है, तो वो लीनियर पेयर कहलाया जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ, क्लियर हो गया ना। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन पर दो एंगल बन रहे हैं, और दो एंगल जो हैं, जो भी बन रहे हैं, उनका जो सम आ रहा है वो किसके इक्वल आ रहा है,
किसके इक्वल, 180 के इक्वल, तो वो होगा हमारा लीनियर पेयर। दैट्स इट। ठीक है, इतना ही था इसके अंदर। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब दो लाइन है जो कि आपस में मान लो इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्ट हम पढ़ के आए थे, तो इंटरसेक्ट आपस में काट रही है। ठीक है, लाइन है, ठीक है, ये दो लाइन जो है आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, तो इनका ये वाला एंगल देखिए, ये एक एंगल है, ये एंगल, और एक ये वाला एंगल देखिए, बिल्कुल वर्टिकली, मतलब ये देखिए अपोजिट एंगल, तो ये इसके सामने वाला एंगल हमेशा क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। और यहाँ पर देखिए ये वाला एंगल मान लेते हैं हम, ये वाला, ठीक है, और ये वाला इसके सामने है ना, तो ये दोनों आपस में क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल कौन से होते हैं, जो कि आमने सामने दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, और इंटरसेक्ट करने के बाद दो जो आमने सामने एंगल आ रही हैं वो कौन से होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर मैंने बोला ये 60 है तो ये भी क्या होगा, 60 होगा, और अगर ये मान लो 120 है तो ये भी कितने का होगा, 120 का होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम बता सकते हैं। अच्छा ठीक है, और अगर कंफ्यूजन हो रही है इसके अंदर, देखिए तो ये देखिए स्ट्रेट लाइन बन रही है, स्ट्रेट लाइन में देखिए 60 और ये क्या है 120, 60 और 120 कितना आ रहा है, 180 आ रहा है। ठीक है, जो कि मैंने लीनियर पेटर्न बताया था। ये अगर ये एडजेसेंट एंगल देखूं तो ये क्या बना रहा है, क्या बना रहा है, एडजेसेंट एंगल एक लीनियर पेयर ही बना रहा है, लेकिन यहाँ पर लीनियर पेयर की बात नहीं हो रही है, वर्टिकल अपोजिट एंगल की बात हो रही है। तो ये दोनों आपस में क्या है 60 60 और ये क्या है आपस में 120 120। ठीक है, तो ये दोनों एंगल अपोजिट अपोजिट वाले इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो ये वर्टिकल अपोजिट एंगल कहलाते हैं। क्लियर हुआ ना? तो नेक्स्ट जो एंगल्स हैं वो नेक्स्ट पेज पे क्लियर कर लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो है देखिए बहुत अच्छे से क्लियर तरीके से समझाने की कोशिश करी है मैंने। देखिए मैंने ना एक ये एल और एक एल एम, ये दो लाइन है, जो कि लाइन जो है ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन मैंने आपको बता चुका हूं पहले ही कि जो वो लाइन जो कि आगे फॉरवर्ड भी करेंगी और बैकवर्ड भी मूव करती हैं, तो वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होने वाली है। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पर एल जो है, एल एल लाइन जो है वो पैरेलल है किसके, एम के। ये सारे एंगल तभी पॉसिबल होंगे जब ये दोनों लाइनें कौन सी हैं, जो मैंने लिखे हुए हैं एक्सटीरियर इंटीरियर कोरस्पॉन्डिंग और ये सारे जो लिखे हैं, ये तभी सारे एंगल तभी बनेंगे जब ये दोनों लाइनें आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ठीक है, ये याद रखना आप। अब उसके बाद ये दो लाइन के बाद एक लाइन और है जो कि इंटरसेक्ट कर रही है, किसको, एल को भी कर रही है और जो कि एम को भी कर रही है। ठीक है, अभी लाइन जो इंटरसेक्ट कर रही है इसमें कुछ एंगल्स बना के दे रही है, ये कुछ एंगल्स बना रही है, जैसे कि मैं दिखाता हूँ, एक एंगल ये बना रहा है, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा, ये बन रहा है, ये एंगल्स जो आपके बन रहे हैं। अभी बनने के बाद मैं इनका नेमिंग कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ये जो एंगल है वो नेमिंग मैंने कर दिए हैं। ठीक है, अब ये नेमिंग जो करी है वो सारे जो मैंने लिखे हैं इससे सारे कोरिलेट करेंगे ये। ठीक है, तो पहला, पहले चलो मैं एंगल्स पे सीधा बात करता हूँ। तो पहला जो एंगल मेरे को दिख रहा है वो है, लिखा गया है एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर का मतलब क्या समझ में आ रहा है, एक्सटीरियर मतलब बाहर, बाहर का एंगल। बाहर के एंगल देखिए यहाँ पर कौन कौन से दिख रहे हैं, एंगल 1 2 ये बाहर ही है, और एक ये 7 और 8 ये सारे क्या है, बाहर है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कौन कौन से एंगल है, एक एंगल 1 है, एंगल 2, एंगल 7 और एंगल 8। ये जो एंगल है वो सारे कौन से हैं, बाहर की ओर है। ठीक है, तो इनका नाम दे दिया एक्सटीरियर एंगल। क्लियर होता है? नेक्स्ट जो है इंटीरियर है। इंटीरियर से मतलब क्या समझ में आ रहा है, अंदर के एंगल। अंदर कौन कौन सा दिख रहा है, एक अंदर 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6 दिख रहा है ना, 3 4 5 6 ये सारे ही क्या है, अंदर हैं। तो ये सारे एंगल अंदर हैं, तो ये इंटीरियर एंगल कहलाया जाएंगे। क्लियर होता है इतनी बात? आगे बात करते हैं। अब जो है कोरस्पॉन्डिंग एंगल, कोरस्पॉन्डिंग से ही मतलब ये समझिए कि अब जो चैप्टर का जो मतलब जो चैप्टर पूरा जो है अभी इन्हीं पे ही सब पे टिका हुआ है। ठीक है, इन्हीं सब एंगल्स पे टिका हुआ है। तो ध्यान से समझिए क्या होता है कोरस्पॉन्डिंग एंगल। कोरस्पॉन्डिंग एंगल में देखिए एक एंगल मेरे को कौन कौन से होता है कोरस्पॉन्डिंग, एक एंगल मेरे को 1 दिख रहा है, 1 ये पैरेलल लाइन के जस्ट ऊपर बन रहा है, जो कि किस साइड में है, लेफ्ट साइड में है। ठीक है, ये देखिए 1 और एंगल 5 ये भी लाइन के ऊपर ही बन रहा है और ये भी दूसरी लेफ्ट साइड में ही है। तो क्या हो रहा है कि ये जो दोनों एंगल जो होंगे, एंगल 1 और एंगल 5 ये दोनों ही एंगल क्या होंगे, और पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन है और एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये सेम साइड पर सेम पोजीशन पे है, ऊपर ऊपर और लेफ्ट साइड में है। तो ये दोनों एंगल क्या होते हैं कोरस्पॉन्डिंग में, इसको हम कह देते हैं इक्वल है। कौन से हैं इक्वल, ये दोनों एंगल, एंगल 1 और एंगल 5। याद रखना एल और एम क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। ठीक है, तो ये तभी इक्वल हो जाएगा। ऐसी सेम और कौन से दिख रहे हैं मेरे को, देखिए एक एंगल देखिए 2 देखिए, और एक ये एंगल देखिए 3 देखिए, सॉरी 6 देखिए, एंगल 2 और ये एंगल 6 है ना, ये दोनों सेम साइड पर हैं, सेम साइड पर है और ऊपर
ऊपर है, तो क्या है, ये भी क्या हो जाएंगे 2 और एंगल क्या हो जाएगा 6, ये भी इक्वल हो जाएगा। आगे और भी बन सकते हैं, देखो अब देखिए 3 नीचे है और 7 भी नीचे है और सेम साइड पर है, तो एंगल 3 भी और एंगल 7 भी क्या हो जाएंगे इक्वल। सेम हियर एंगल 4 और एंगल 8, एंगल 4 और एंगल देखिए 8, ये भी सेम साइड पर है और नीचे नीचे हैं दोनों, तो ये एंगल जो कहलाएंगे वो कौन से एंगल कहलाएंगे, हमारे कोरस्पॉन्डिंग एंगल, और ये क्या होते हैं इक्वल होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं इक्वल होते हैं। नेक्स्ट जो आता है हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट अभी बताता हूँ। इंटीरियर मतलब से क्या समझ में आ रहा है, इंटीरियर मतलब अंदर के एंगल। अब अंदर के एंगल मेरे कौन कौन से थे, अंदर के 3 था, 4 था, 5 था, 6 था, 3 4 5 6। ठीक है, अब अल्टरनेट क्या है कि अल्टर, जैसे कि एक एंगल दिख रहा है मेरे को 3, ठीक है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा बना के दिखाऊं या फिर यहीं पर समझाता हूँ। एंगल देखिए यहाँ पर 3 और एंगल देखिए यहाँ पर 6, ये देखिए एंगल 3 दोनों अंदर अंदर हैं, लेकिन ये एक दूसरी साइड है और ये एक दूसरी साइड है। ठीक है, एंगल ये 3 दूसरी साइड है और एंगल 6 दूसरी साइड है, तो मैं बोलूंगा एंगल 3 बराबर या फिर इक्वल होगा किसके, एंगल 6 के। और एंगल 4 देखिए अंदर ही है, दोनों एंगल 4 और एंगल 5 अंदर ही है, लेकिन 5 अल्टर मतलब क्या, एक दूसरी साइड। ठीक है, एंगल 4 अलग और एंगल 5 अलग, दूसरी साइड है और ये दूसरी साइड है, तो एंगल 4 को और एंगल किसको 5 को, ये दोनों ही क्या हो जाएंगे आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल 3 और 6 इक्वल है आपस में, और एंगल 4 और एंगल 5 इक्वल है। ये तभी होगा पॉसिबल, ये एल और एम पैरेलल होगी तभी। ठीक है, ये याद रखना आप। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है हमारा एंगल अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेट एक्सटीरियर से पहले क्या समझ में आ रहा है, एक्सटीरियर मतलब बाहर के एंगल दिख रहे हैं, जैसे कि 1 2 5 1 2 और 7 और 8, ये हमारे 1 2 7 और 8 ये बाहर एंगल है। और अब अल्टरनेट में क्या होगा कि दूसरी पोजीशन पे, जैसे देखिए 1 है और ये 8 है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 8, एंगल 1 और एंगल 8। ऐसे एंगल 2 और एंगल 7 देखिए, एंगल 2 और एंगल 7 दोनों ही बाहर हैं, और बाहर होने के बाद फिर क्या है कि दूसरी साइड है, सेम साइड नहीं, सेम साइड मतलब होता है कि 2 और 8 सेम साइड हो जाता है, लेकिन यहाँ पर देखिए 2 और 7 ये दूसरी साइड है, और ये क्या होते हैं इक्वल होते हैं, क्या होते हैं ये इक्वल होते हैं, और इन एंगलों को हम क्या कहते हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा होगा मेरे, और लगता है आपको कि मेरे जो बातें बता रहा हूँ मैं सब आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, क्लियर है, मतलब बहुत इजी है। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा एक बार रिपीट देखो, रिपीट वीडियो देखो, समझ में आएगा ही आएगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट है आपका को इंटीरियर मतलब अंदर के एंगल, या फिर इनको मैं कह सकता हूं, या इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। अभी ट्रांसवर्सल क्या है और ये इंटीरियर एंगल क्या है, ये वाला थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए को इंटीरियर की बात कर रहा है, इंटीरियर मेरे को दिखता है, एक तो 4 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, तो ये सारे कौन से इंटीरियर थे, इन्हीं के बारे में बात कर रहा है। ट्रांसवर्स, ठीक है, इन्हीं के बारे में बात कर रहा है। और फिर कहता है, मैं इस तरीके इसको समझाता हूँ, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। एक मैं एंगल लेता हूँ 4 और एक एंगल लेते हैं 6, सेम साइड पर है, इंटीरियर है, ठीक है, और ये ट्रांसवर्सल मतलब क्या होता है कि बिल्कुल एक ही साइड पर, जैसे 4 6 और एक ही साइड पे, यहाँ पर देखिए इंटीरियर में 5 और 3 ये दिख रहा है। तो मैं अगर बोलता हूँ एंगल 4 देखिए एक बार, और एंगल को 6 को देखिए, तो ये क्या होता है, एंगल 4 और एंगल 6 को अगर इनका सम जो है हम प्लस करते हैं, तो ये वाले जो एंगल जो मिलकर जो हमारे को बनाएंगे वो किसके इक्वल बनाएंगे, वो बनाएंगे 180 के। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज में आपको बहुत यूज आएगा, ये क्वेश्चंस में बहुत यूज होता है ये वाला, कि सेम साइड पर है, इंटीरियर है, ठीक है, तो उन दोनों का सम जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, 180 के। ये आपको लिखना पड़ेगा, बहुत ज्यादा यूज होता है ये क्वेश्चंस में। ठीक है, तो आपको किस तरीके से लिखना होगा, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, मतलब इंटीरियर एंगल है 4 और सेम साइड पर है ट्रांसवर्सल मैंने बताया अभी कि बिल्कुल एक पोजीशन पे, या फिर ये वाला और या फिर ये वाला, ठीक है, सेम पोजीशन पे है, तो ये 180 है। तो ऐसे ही अगर मैं बोलूं तो एंगल 3 और एंगल 5 भी हमारा किसके इक्वल होगा, इंटीरियर है, और इंटीरियर के बाद क्या है, ट्रांसवर्सल साइड पर है, ठीक है, 3 और 5, तो ये हो जाएगा, ये भी किसके इक्वल होगा, हमारा 180 के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये जो टॉपिक जो हमारा पूरा रहा, ठीक है, ये मेरा पूरा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट रहा। तो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट आपको लगता है समझ में आ गया होगा, ठीक है। और इसके बाद जो हम करेंगे एक्सरसाइज
6.1 करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को यहां तक देखने के लिए। उम्मीद है कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब नेक्स्ट जो एक्सरसाइज होगी हमारी, जो 6.1, उसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, और 6.2 का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप इजीली वहां पर जाके देख सकते हैं। और हाँ, ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुए, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हाँ, अपने फ्रेंड को जरूर शेयर कर दीजिए, जैसे कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए वैसे ही उसके भी कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो जाए। तो थैंक यू, एंड हाँ, जाते जाते डोंट वरी, शिवम सिखा देगा। थैंक यू सो मच।